Hey everyone, I hope you all are doing good and today's video is based on KM नानावती केस एंड ये केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हियर्स अ क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? द ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो KM नानावती केस है, ये केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है एंड इट इज़ फेमस ड्यू टू द जूरी ट्रायल्स, जो कि इंडिया में लास्ट टाइम जो जूरी ट्रायल हुई थी वो इसी केस में हुई थी। सो जूरी ट्रायल का मतलब ये है कि 6 to 12 पीपल जो है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, वो डिसीजन देते हैं। एंड अभी जो है वो बेंच ट्रायल की सिस्टम चलती है। जो बेंच ट्रायल है उसमें मेनली एक जज जो है वो डिसीजन देते हैं। ओके, तो ये तो थी कि जूरी ट्रायल और बेंच ट्रायल का क्या मतलब है। एंड नाउ मैं आपको बता दूं कि जो ये न्यू वर्जन जो आई थी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की इन 1974, उसके बाद से जूरी ट्रायल की जो चैप्टर है वो क्लोज हो गई। मतलब कि उसके बाद से जूरी ट्रायल की जो सिस्टम थी वो ख़त्म हो गई। एंड ये जो केस है KM नानावती केस, तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे इसे मीडिया कवरेज मिले थे एंड सेवरल बुक्स एंड मूवीज़ जो है इसी केस से इंस्पायर हुई थी। तो कौन थे KM नानावती? तो KM नानावती थे एक नेवल ऑफिसर एंड इन्होंने एक आदमी का मर्डर किया था जिसका नाम था प्रेम आहूजा। और ये जो प्रेम आहूजा है, उनके साथ KM नानावती की वाइफ का अफेयर था। तो नानावती को जो है ऑन ट्रायल रखा गया था अंडर सेक्शन 302 एंड सेक्शन 304 ऑफ द इंडियन पिनल कोड फॉर द मर्डर। तो इस केस में इनिशियली जो है जूरी के द्वारा KM नानावती को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया गया था एंड उसमें भी मेजॉरिटी थी 8:1 की। लेकिन जो सेशंस जज थे उन्होंने इस बात से डिसएग्री किया, इस डिसीजन से, और उन्होंने इस मैटर को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे जो सेशंस जज है वो एक्चुअली में आप रेफ़र कर सकते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड वो जो है क्रिमिनल मैटर्स पे प्रिसाइड करते हैं। एंड इसके बाद हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक KM नानावती को गिल्टी ठहराया गया एंड इट वाज अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC और उन्हें जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एंड इसके बाद KM नानावती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की बाय स्पेशल लीव पिटीशन और साथ ही में उन्होंने जो है एप्लीकेशन दी टू दी गवर्नर। तो वो किसके तहत थी? तो आर्टिकल 161 एंड इसके थ्रू गवर्नर जो है वो माफ़ करने की जो है पावर रखता है। तो KM नानावती ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड किए थे। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दी है वो सही नहीं है और जूरी ने जो डिसीजन दी है वही सही है एंड हाई कोर्ट जो है इट इज़ नॉट एम्पावर्ड बाय सेक्शन 307 पार्ट 3 ऑफ IPC। एंड इनका ये भी कहना था कि जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, इस वजह से है ये क्राइम हुआ है, क्योंकि जो ये होमिसाइड का केस है तो ये मर्डर नहीं कहला सकता है। तो ये जो है आर्ग्यूमेंट था KM नानावती का कि उन्होंने मर्डर नहीं किया है, ये एक होमिसाइड का केस है। मतलब कि एक इंसान का दूसरे इंसान को मारना एंड वहाँ पे इंटेंशन ना होना उसका मर्डर करने का। तो अब यहाँ पे जो है दो इश्यूज निकल के आते हैं। तो पहला इशू जो है इट इज़ वेदर इट वाज प्री मेडिटेटेड मर्डर और द हीट ऑफ द मोमेंट। मतलब कि क्या पहले से ये डिसाइड किया गया था कि मर्डर करना है या फिर सडन हीट ऑफ द मोमेंट कोई एग्रेशन के कारण जो है ये मर्डर कमिट हुआ था। और दूसरा इशू जो है वो ये है कि गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है और जो SLP है, क्या ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन थी सेकंड इशू पे जो गवर्नर और SLP के बीच थी, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो गवर्नर की जो पावर है वो एग्जिस्ट करेगी एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी कोएग्जिस्टेंस रूल। तो इसमें गवर्नर की जो पावर है पार्डन करने की वो ज़्यादा सुपीरियर है। तो इससे ये निकल के आए कि जो SLP है और जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की, तो इन दोनों का एक साथ एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू दी रूल ऑफ स्टैट्यूटरी कोएग्जिस्टेंस। अब आती है बात कि पहले इशू पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को ही सपोर्ट किया एंड ये डिसीजन दिया कि जो नानावती हैं ही इज़ गिल्टी अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC एंड उन्हें जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए थे वो किस बेसिस पे थे, उनका आधार क्या था? तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो बेसिस है वो ये है कि जो उनकी वाइफ थी सिल्विया, उनका जो कन्फेशन था कि हाँ उनका अफेयर था प्रेम आहूजा के साथ, और जो टाइम था इसके बीच और जो मर्डर हुआ था इन दोनों के बीच इतना टाइम था कि वो जो है सेल्फ़ कंट्रोल गेन कर सकते थे। लेकिन वही है कि उन्होंने अपना कंट्रोल लूज़ किया एंड इस वजह से उन्होंने जो है
क्राइम कमिट की। ऑल्सो यहाँ पे जो दूसरा एस्पेक्ट है कि नानावती ने आहूजा को पूछा था कि क्या वो शादी करेंगे सिल्विया से। तो अगर ये इस तरीके की बातें कर सकते हैं, अपने बच्चे और अपनी वाइफ को लेके फ्यूचर का सोच सकते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपना होश नहीं खोया था। ही हैड सेंसेस, ही हैड रिगेन्ड हिज सेंसेस एंड इस वजह से वो होश में थे। तो ये जो क्राइम हुआ है इसमें उन्होंने मर्डर किया है और ना कि ये होमिसाइड का केस है। ऑल्सो अगर बात आती है कि क्या उन्हें प्रोवोक किया गया था, तो यहाँ पे आहूजा को उन्होंने गोली मारने के पहले अब्यूज़ किया था एंड इक्वली उधर से भी अब्यूज़िव रिप्लाइज़ आई थी आहूजा की तरफ से। तो ये कोई आधार नहीं है जिससे बोला जाए कि वो प्रोवोक हुए थे मर्डर के लिए। सो यस, ये 3 जो थे बेसिस थे डिसीजन के जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एंड विच इज़ वाई इट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसका आंसर क्या होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो येस, बी इज़ द करेक्ट आंसर एंड सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।